नमस्कार दोस्तों। पीवाईक्यूज की सीरीज में फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी 2013 में पूछे गए क्वेश्चंस की ये क्लास नंबर 7 और इस क्लास के साथ 2013 का पेपर कंप्लीट। तो आइए शुरू करते हैं ये क्लास नंबर 7। देखिए, पहला क्वेश्चन है, द पार्ट ऑफ स्पर्म दैट कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो है वो किसमें पाए जाते हैं? स्पर्म के अंदर एक्रोसोम में। एक्रोसोम, ये न्यूक्लियस, ये टोपी नुमा संरचना एक्रोसोम। और इस एक्रोसोम के निर्माण में गोल्जी बॉडी की अहम भूमिका होती है। देख लीजिए, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें आपको याद रखना है, इसी पेपर में ये क्वेश्चन दिया हुआ था कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन गर्भाशय के एंडोमेट्रियम को भ्रूण या ब्लास्टोसाइट के रोपण के लिए तैयार करता है। गर्भाशय की एंडोमेट्रियम में भ्रूण के रोपण के लिए कौन से हार्मोन, ये पूछा गया था इसी 2013 के पेपर में, और फिर ऑप्शन में ये दिया हुआ है। बाकी ऑप्शन आप पढ़िए, लेकिन करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। और ऑप्शन के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन मेरा मानना या मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि एक एक ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और जो चीजें आपके रडार में है उस पर काम कीजिए। इस क्वेश्चन को आप पढ़े और पहले, द यूट्रस ऑफ ह्यूमन फीमेल इज बाई कॉर्निक्वेट, कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं कभी, क्यों उलझन में पड़े हुए? आपको पहली लाइन नहीं भी आती है तो भी कोई मतलब नहीं है। इसलिए क्वेश्चंस पढ़िए, दिमाग को बिल्कुल एकदम रिलैक्स रखिए। वैसे मैं ये मानता हूं कि मेरे कहने से आपका दिमाग रिलैक्स नहीं होगा। अगर आपने बेहतर कंटेंट पढ़ा है तो अपने आप क्वेश्चन देखेंगे, 4 ऑप्शन समझ में आएंगे, आराम से रिलैक्स रहेगा। आपने सही नहीं पढ़ा है, और क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की ऐसी मतलब भावनाएं रहती है कि उसको पहले से पता है कि ये थोड़ी आता है, ये नहीं आता है, सारा एक्सप्लेनेशन खुद ही कर लेता है। जैसे ही कोई टॉपिक देखेगा ये थोड़ी पूछा जाता है, तो भाई साहब अगर आपको पता ही है क्या पूछा जाता है तो फिर तो लफड़ा ही खत्म है, फिर तो इतनी मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो ज्यादा एनालिसिस करने की आवश्यकता नहीं है, एक बार फिक्स कर लें ये कंटेंट और उसको बेहतर तरीके से रिवाइज कर लें, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। और क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की पैटर्न, ये पीवाईक्यू सॉल्व करने का मतलब है कि आप क्वेश्चन पढ़ें, 4 ऑप्शन पढ़ें और ये सोचे कि ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, क्या मैं क्वेश्चन और ऑप्शन से इसको सॉल्व कर पा रहा हूं? और इस क्वेश्चन में यही अप्लाई होता है। आगे चलिए, ये देखिए, फोटो रेस्पिरेशन, प्रकाश श्वसन कब होगा? जब ऑक्सीजन उच्च हो जाए और CO2 की मात्रा कम हो जाए। और इस प्रकाश श्वसन के लिए 3 कोशिकांग, पेरोक्सिसोम, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, इन तीनों का योगदान होता है फोटो रेस्पिरेशन में। C3 प्लांट का ही यह महत्वपूर्ण गुण है। ऑक्सीजन अगर ज्यादा हो जाए तो रुबिस्को एंजाइम की ड्वेल नेचर के कारण ऐसा होता है, और पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन है रुबिस्को एंजाइम। देख लीजिए, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, रंध्रों का खुलना और बंद होना कौन से आयन पर आधारित है? पोटेशियम आयन पर। पोटेशियम आयन पर आधारित है रंध्रों का खुलना और बंद होना, याद रखिए। चलिए, अगला क्वेश्चन है, इन फोटोसिंथेसिस द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट पीजीए। फोटोसिंथेसिस में फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है, इसीलिए इसको कहा जाता है
C3 साइकिल। क्लियर है? आइए अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कनेक्ट। ये देखिए, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है और आपको याद भी होना चाहिए। ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल, इन दोनों को कनेक्ट करने वाला जो मॉलिक्यूल है वो है एसिटाइल कोएंजाइम। एसिटाइल कोएंजाइम याद रखना है। ये ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल को कनेक्ट करने वाला जो रासायनिक पदार्थ बोल सकते हैं, मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों के नाम है। ऑक्सीन से संबंधित है FW वैन। जिब्रेलिन से संबंधित है यबूता एंड हयासी। उसके बाद देखिए, पहले में 2, एक में ही है, बी में 4, बाकी आंसर सी में 1 याद रखना आपको, और डी में 3rd। इन वैज्ञानिकों के नाम याद कर लीजिए आप। अब इस क्वेश्चन पे देख लीजिए, ये क्वेश्चन, इस वैज्ञानिकों के नाम, फिर आप सबके वैज्ञानिकों के नाम रटने में लगे। ऑक्सीन हार्मोन जब आप पढ़ते हैं तो FW वेंट का नाम पढ़ते हैं, बिल्कुल जनरल है। बाकी तीनों आपको नहीं भी पता है, आपको पता है कि ऑक्सीन FW वेंट, इसके अलावा ऑप्शन में है ही नहीं। सर आजकल ऑप्शन बहुत टफ बनेंगे, एग्जाम और क्वेश्चन वो आपको परेशान करने के लिए नहीं है। पीवाईक्यू सॉल्व करने के बाद यही एनालिसिस करना है कि अगर आप 5 क्वेश्चंस का भी डिफरेंट जनरेट कर पा रहे हैं बाकी लोगों से, कि आपको कोई क्वेश्चन और उसके 4 ऑप्शन में थोड़ा सा कंफ्यूजन था लेकिन आपने दिमाग लगाकर सही आंसर निकाल लिया है, आप बाकी से आगे हो जाएंगे। प्रत्येक व्यक्ति जो तैयारी कर रहा है वो अपने सिलेक्शन के लिए ही कर रहा है। कौन व्यक्ति होगा कि मैं नहीं पढ़ूंगा, मुझे सिलेक्शन नहीं चाहिए? सब अपने कैलिबर के हिसाब से बेहतर तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सबका सिलेक्शन नहीं होगा। सबको सारी बातें वहां याद नहीं आएगी, लेकिन जितनी याद है उसमें से जो सही आंसर निकाल ले जाएगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। क्या पढ़ना है इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्या नहीं पढ़ना है, हर बार मैं कहता आ रहा हूं। एग्जाम में सिलेक्शन लेना एक आर्ट है। पूरा सिलेबस देखिए, पीवाईक्यूज देखिए, अपने आप दिमाग खुलेगा। आप सिलेबस लेते हैं और उसका कंटेंट पहले देखते हैं। आप MSc कर चुके हैं, आपके सब्जेक्ट की आपको बेसिक नॉलेज बहुत बेहतर है। अभी भी जिन्होंने पीवाईक्यू सॉल्व नहीं किए हैं, प्रिंट आउट ले लीजिए सबके और सारे सॉल्व कर लीजिए। रोजाना का नियम बना लीजिए, 50 तो करना ही है। आपके पास नहीं है तो दैची कॉन्सेप्ट प्ले स्टोर पर जाइए, आज ही टाइप कीजिए, पूरे पीवाईक्यूज विद वीडियो एक्सप्लेनेशन भी है, टेस्ट फॉर्म में भी है, PDF में भी है और वीडियो एक्सप्लेनेशन भी है। देखिए अगला क्वेश्चन है, पुष्प कलिका का खिलना, यह है एपिनेस्टी, ऊपरी वर्धन। ये देखिए, ओपनिंग ऑफ फ्लोरल बर्ड। सिकुड़ना है हाइपोनेस्टी। आगे चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज माइक्रो न्यूट्रिएंट। कौन कौन 5 मिलीग्राम कैल्शियम पी के आया है? ये सब मैक्रोन्यूट्रिएंट है। देखो, मैग्नीशियम माइक्रो नहीं है, पोटेशियम माइक्रो नहीं है, सल्फर माइक्रो नहीं है, बचा कौन? मैग्नीज। तो कौन माइक्रो न्यूट्रिएंट ऐसे बढ़िया? मैक्रो न्यूट्रिएंट जो है वो याद रख लीजिए, कौन? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन।
5 को एस बोल रहे हैं, 5 मिलीग्राम कैल्शियम पी के आया है। आराम से सॉल्व हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बायोस्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है। एक विस्तृत प्रयास, एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वाइड रेंज ऑफ डाटा इन फॉर्म ऑफ सर्कल। एक सर्कल में डाटा है और किसका कितना वैल्यू है। ये सिंपल सा और बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो इसे क्या कहा जाएगा? पाई डायग्राम कहा जाएगा। आरपीएससी ने सबसे ज्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा है, कोई सा भी एग्जाम हो, बॉटनी, जूलॉजी, असिस्टेंट प्रोफेसर, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, पाई डायग्राम। और इतना ही सिंपल कि आंकड़ों के वृत्त के रूप में निरूपण करना है। आंकड़ों के अमाप के लिए समानुपातिक विभक्त होता है, विच डिवाइड प्रोपोर्शनली इन द साइज ऑफ डाटा। जिसका जितना है उतना ही उसका एरिया हो जाएगा। ये देखिए, इससे पहले आप एक फॉर्मूला देख लें। मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मोड, मीडियन और मीन के संबंध में एक फॉर्मूला है, देख लीजिए आप। अब क्वेश्चन पर आइए। इन मॉडरेटली सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट मोड। मोड कैलकुलेट करना है इफ मीडियन और मीन। पहले क्वेश्चन में आपको मोड कैलकुलेट करना है। मीडियन कितना दे रखा है? मीडियन दे रखा है 24 और मीन कितना दे रखा है 25। तो कितना हो गया? 72 में से 50 माइनस कर दीजिए, आंसर कितना आ जाएगा? 22। पहले क्वेश्चन का आंसर 22, इसका मतलब 2 है। अब और चेक करना पड़ेगा। अब कह रहा है दूसरे में कैलकुलेट मीडियन। मीडियन कैलकुलेट करना है, मोड और मीन दे रखा है। इसी फॉर्मूले में अगर आपको मीडियन कैलकुलेट करना है तो इसको ऐसे कर लीजिए, मोड माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा। अब बताइए मोड कितना है? 30। मीन कितना है? 33। उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 30 और 66 कितना आ गया है? ये 96। और इस 96 में मीडियन निकालना है तो ये 3 इधर आएगा और कितना हो जाएगा? 32। तो आंसर 4 हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। और बायोस्टैटिक्स पढ़ने से पहले ही ये फॉर्मूला तो कम से कम याद होना ही चाहिए। देख लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन, ये देखिए आप। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने की बात कर रहा है। स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचलन, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं की। देखिए इसको मैं ऐसे कर देता हूं ताकि पहली 10 प्राकृत संख्याएं, इनका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। आराम से देखना आपको। ये प्रथम 10 प्राकृत संख्या है, ठीक है। डेविएशन निकालना है तो क्या करना है कि पहले इन सब का मीन निकालना है। और अगर आपको पता हो कि n प्राकृत संख्याओं के योग का फॉर्मूला n+1/2 होता है। टोटल संख्याएं 10 है, n+1 11 हो गया, 2 का भाग देंगे तो इन सभी का योग कितना आ गया? 55। औसत निकालना है तो टोटल संख्याएं कितनी है? 10। इसलिए इस पूरे का जो मीन है वो कितना आ गया? 5.5।
प्रत्येक संख्या में से इस मीन को क्या करना है, घटाना है। देखिए 5.5 अगर यहां होगा तो यहां माइनस में 4.5, 2 में से 5.5 घटेगा तो माइनस के 3.5, माइनस के 2.5, माइनस के 1.5, 0.5 माइनस के, प्लस के 0.5, प्लस के 1.5, प्लस के 2.5, प्लस के 3.5 और प्लस के 4.5। जो भी संख्या है उसमें से मीन को घटाना है। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई है तो सबको जोड़ लो, 55 आएगा। औसत निकालना है तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, राशियों का योग 55 है, टोटल संख्या 10 है, तो 5.5 इसका औसत आ गया, मीन आ गया। प्रत्येक संख्या में से 5.5 माइनस करने पर ये आ गया। अब इसका स्क्वायर करना है प्रत्येक का, ताकि ये माइनस का लफड़ा खत्म। अब 4.5 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू जो आएगी वो 20.25 आएगी। 3.5 के लिए 12.25, इसके लिए 6.25। अब प्लस में आ जाएगी क्योंकि माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। 2.25 और 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो 0.25 और यही वैल्यू फिर से रिपीट हो जाएगी। देखिए देखिए ये स्क्वायर आ गया। अब इस सब को जोड़ना है, इन सब को जोड़ना है और जोड़ने के बाद 10 का भाग देना है। कहने का मतलब फॉर्मूला ये है स्टैंडर्ड डेविएशन का। यहां देखिए आपको जो संख्या है उसमें से माइनस करना है, फिर उसका स्क्वायर करना है, फिर उसका समेशन करना है और फिर उसमें n का भाग देना है। अब तक तो ये आ गया है और फिर इसका अंडर रूट कर देना है। तो प्रत्येक संख्या में से मीन निकाल लिया है, उसका स्क्वायर कर लिया है और उसका जोड़ लेंगे। इन सबको 20.25 से लेकर वहां तक जोड़ेंगे तो मान आ जाएगा 82.5 और n कितने हैं टोटल, 10। तो इसका मतलब 8.25 आ जाएगा और इसका क्या कर लेना है, अंडर रूट। तो क्या आ जाएगा आपके पास, 2.87। इसको आप अपनी नोटबुक में फिर से सॉल्व करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन 10 संख्याएं हैं, उनका मीन निकालेंगे, हर एक संख्या में से मीन घटाएंगे, जो आएगा उसका प्रत्येक का स्क्वायर करेंगे क्योंकि माइनस में भी वैल्यू आएगी, उन सबको जोड़ देंगे, जोड़ के n का भाग देंगे और अंडर रूट कर देंगे। क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन का अगर सिंपल सा फॉर्मूला भी देखें तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला यही है। ये जो मैं बातें बोल रहा हूं, संख्या उसमें से मीन माइनस करेंगे, फिर का स्क्वायर करेंगे, इन सबको जोड़ देंगे समेशन, फिर नंबर, टोटल नंबर ऑफ जो संख्या है उनका भाग देंगे और इसका अंडर रूट कर देंगे। यही है स्टैंडर्ड डेविएशन। देख लीजिए स्टैंडर्ड डेविएशन। और अगर इसका अंडर रूट हटा दें तो इसको वेरिएंस कहा जाएगा, वेरिएंस। देख लीजिए आप, आइए आसान है। किसी श्रेणी में वह मान जो अधिकतम बार आता है उसे कहा जाएगा मोड। मोड, देख लीजिए सिंपल है बिल्कुल। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसमें एलाइजा में या किसका उपयोग एलाइजा में किसी पदार्थ के अभिनिर्धारण या आइडेंटिफिकेशन के लिए किया जाएगा। और एलाइजा में किसका यूज होता है, एंटीबॉडी का यूज होता है। एलाइजा एड्स के लिए टेस्ट है,
एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। चलिए आगे बात करते हैं। विच टाइप ऑफ वेवलेंथ इज मेड यूज ऑफ इन कैलोरीमेट्री टू डिटरमाइन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसके लिए प्रेसाइज वेवलेंथ इन विजिबल लाइट रेंज, ये ऑप्शन आपको याद रखना है, फिक्स वैल्यू नहीं, प्रेसाइज वेवलेंथ इन विजिबल लाइट रेंज कैलोरीमेट्री के लिए। वही क्वेश्चन है, दृश्य प्रास में परिशुद्ध तरंग धैर्य। देखिए कैलोरीमेट्री में विलयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए किस प्रकार की तरंग धैर्य का उपयोग किया जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। चलिए ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी आप याद कर लो। क्या क्वेश्चन है? विच ऑफ द माइक्रोस्कोप अलाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू बी सीन अलाइव, जीवित, विदाउट किलिंग, फिक्सिंग एंड स्टैनिंग। जिंदा अगर देखना है तो सबसे बेहतर है फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोपी का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है। इस सूक्ष्मदर्शी द्वारा सूक्ष्म जीवों को बिना मारे, बिना शरीकरण, बिना अभिरंजक के जीवित रूप में देखा जा सकता है। फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, प्रावस्था विपर्यास सूक्ष्मदर्शी, फेज कॉन्ट्रास्ट। आइए अगला क्वेश्चन है, रेशम के कीट में जो फिरोमोन्स है ये लैंगिक व्यवहार को प्रेरित करेंगे, सेक्सुअल बिहेवियर। रेशम का कीट बोम्बैक्स मोराई। आगे अगर हम बात करें, कीट पक्षी चमगादड़ों, और चमगादड़ में कीटों को पकड़ने के लिए एक बेहतर प्रतिध्वनि संवेदी संस्थान या इको लोकेशन सेंसरी सिस्टम किसकी सफल कार्यकी पर निर्भर करेगा? चमगादड़ अल्ट्रासाउंड के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करते हैं, अल्ट्रासाउंड उससे निकलेगी और टकरा के वापस आएगी, कैलकुलेट करेगी कि यहां से कितनी दूर है, इसलिए इस सिस्टम को इको लोकेशन सेंसरी सिस्टम कहते हैं। अब कीट भक्षी चमगादड़ को अगर कीड़े को पकड़ना है तो उसका इको लोकेशन सिस्टम बेहतर होना चाहिए। चलिए श्रमिक मधुमक्खी निम्न प्रकार का नृत्य अपनी साथियों जो अपने छत्ते में होती है के सामने करती है जब मकरंद छत्ते से 100 मीटर दूर हो, 100 मीटर या इससे दूर हो तो वैगल डांस, और इससे कम हो तो सर्कुलर डांस। तो इस क्वेश्चन का आंसर है वैगल डांस। 8 की फॉर्म में ऐसे डांस करेगी, वैगल डांस। और ये डांस सूर्य की स्थिति को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। कार्ल वॉन फ्रिश ने मधुमक्खियों के डांस के बारे में बहुत बेहतर तरीके से स्टडी की। कार्ल वॉन फ्रिश। निम्नलिखित में से राजस्थान के हॉट स्पॉट कौन कौन से हैं? भरतपुर झील, सरिस्का वन और थार रेगिस्तान, इन्हें राजस्थान का हॉट स्पॉट कहा जाता है। याद रख लीजिए क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, अभी भी है, ये हॉट स्पॉट है। टॉडगढ़, देखो टॉडगढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्र, अजमेर, पाली और राजसमंद, इन 3 जिलों में आएगा। अजमेर, पाली और राजसमंद। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट स्पीसीज आर एंडेमिक? ये क्वेश्चन आपको याद ही रखना है, इस लेवल के क्वेश्चन इतना आप याद भी नहीं रख सकते। फेरोनिया, लाइमेनिया और वाइटेक्स निगुडो। फेरोनिया, लाइमोनिया एंड वाइटेक्स निगुंडो,
ये एंडेमिक स्पीसीज है इंडिया के लिए। ऐसे क्वेश्चन, इनको देखकर परेशान नहीं होना है। इतना प्रत्येक स्पीसीज कौन कहां है याद नहीं होता। हाँ, ये पहले के ईयर में आया हुआ है तो इसको आप याद कर लें, आराम से देखिए। तो ये है 2013 में पूछे गए क्वेश्चन विद वीडियो एक्सप्लेनेशन, पूरी तरीके से कंप्लीट। जहां जितने एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, मैं फिर कह रहा हूं, बेवजह उलझने की भी जरूरत नहीं है। पीवाईक्यूज आपको सॉल्व करने हैं, उनकी अप्रोच समझनी है ताकि आने वाले एग्जाम में आपकी मदद हो सके। पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए और अपनी तैयारी को बेहतरीन कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।